हेलो मेरे 10वीं के शक्तिमानों। और कैसी चल रही है मेरे बच्चों की प्रिपरेशंस, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। होप सो कि आप लोग अपने एग्जाम को फोड़ने की बिल्कुल दिल से एकदम कोशिश भी कर रहे हो और साथ में तैयारी भी कर रहे हो, है ना। तो आपकी इसी मेहनत में थोड़े से चार चांद लगाने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये पार्ट 2 है, ऑलरेडी पार्ट 1 आपका आ चुका है। आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक एमसीक्यू की वीडियो आपकी बना दी थी, ये सेकंड पार्ट है इसका। तो इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन बच्चे हमारे साथ हैं। होप सो कि आप लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप लाइव चैट्स में ऑनलाइन आ सकें, है ना। और हम ये लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो धीरे 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 हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, साथ में थोड़े से रीजंस को भी इंक्लूड करते चलेंगे। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे को स्माइली सेंड कर दो, क्योंकि हमारा ये डेली का रूटीन है कि हम जब भी हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है तो हम स्माइली से उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करते हैं। साथ में आप लोग मेरे को स्माइलीज कमेंट सेक्शन में बोलते हो तो मेरे को पता चल जाता है कि कौन कौन बच्चे जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जो सेशन है वो थोड़ा इंटरेक्टिव बन जाता है। तो मेरे को जल्दी जल्दी से स्माइलीज कमेंट कर दो गाइज, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन बच्चे जो हैं वो लाइव सेशन में अवेलेबल हैं। आई एम लुकिंग कि कौन कौन बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। जल्दी करो यार, इतना टाइम मत वेस्ट करो। ओके, वृंदा शर्मा, अनुष्का, पूजा, शाश्वत, प्रजापति, प्रनला बी। आई एम नॉट आस्किंग आंसर्स येट गाइज। ओके, अलोन, शाश्वत, प्रजापति, अनुराग, हेलो हेलो गाइज, शिखा, हाय हाय एवरीवन, क्रेजी क्रिकेट, जल्दी जल्दी से आ जाओ सब लोग यार। जिम लवर, अलोन, तनुज शर्मा, शिवांशी, अनुराग, आकाश कुमार, आशीष, दीप, रुद्र। अब बहुत सारे एकदम मैसेज आ गए। हाउ अबाउट, चलो ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में आ गए हैं। सुशील, आशीष, चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं सबसे पहले जो सबसे पहले रिप्लाई करेगा मैं उसका नाम अनाउंस करूंगी। ठीक है, क्योंकि उसको कंग्रेचुलेट करते हुए, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे तो आपको लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में बताना है। सबसे पहले जो कमेंट करेगा वो उस आंसर का क्वेश्चन का विनर होगा। ओके, चलो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो उसका रिप्लाई भी कर दिया, तो हम इस वाले क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। इन विच कंट्री स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज रोका? यूएसए, ब्राजील, चाइना और अफ्रीका। इसका आंसर मैं यहाँ आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी रिप्लाई कर चुके हैं। दिस इज ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील इसका आंसर है। और आप लोग यहाँ से देख सकते हो, मैंने एक चार्ट भी लगाया इसीलिए ताकि आप लोगों के एग्जाम पेपर में, अब जरूरी तो है नहीं भाई रोका है, आ तो कुछ भी सकता है। मिल्प आ गया तो मैक्सिका एंड सेंट्रल अमेरिका है। कॉन्को, वेनेजुएला, रोका ब्राजील, मसोल सेंट्रल अफ्रीका, लडांग इंडोनेशिया, रे वियतनाम। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में ये करके आना है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है वो दैट इज नॉट डिफिकल्ट ना। करना क्या है, सिर्फ स्लैश एंड बर्न। इसमें करते क्या है, जो लोग आदिवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो एक जगह तो फार्मिंग करते नहीं है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और जब भी वो मूव करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लैंड ऑफ एरिया के ऊपर जहां जंगल खड़ा होता है वहां आग जला देते हैं और फिर वहां पर फार्मिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास खाद वाद तो होता नहीं है। तो वो लोग करते क्या है, इसको जला देते हैं, जो राख बन जाती है उसके ऊपर एग्रीकल्चर करते हैं, वो खाद की तरह काम करता है ना। अच्छा ये बताओ, सेकंड क्वेश्चन हम स्क्रीन पर ये रहा आप लोगों की, जल्दी से मैं देखती हूँ अब कौन सबसे पहले आंसर करता है। विच पार्टी वॉज द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा इन 2004? बीजेपी, एनसीपी, आईएनसी और बीएसपी। जल्दी रिप्लाई गाइज, कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है, दैट विल बी द विनर। हेलो एवरीवन, हेलो प्रिंस, हेलो हेलो मत बोलो, जल्दी जल्दी से। सबसे पहले हमें सबसे सही जो रिप्लाई किया है वो किया अनुष्का चौरसिया ने। ठीक है, ओके भाई, क्लैप फॉर अनुष्का चौरसिया। ठीक, बीजेपी। ओके भाई, ऐसा है कि 2004 में क्या था कि कांग्रेस की सरकार जो थी वो जीती थी। मनमोहन सिंह की पार्टी जो है उन्होंने सरकार बनाई थी, मनमोहन सिंह जी का जो है सरकार बनी थी। और उस वक्त जो मेजरली जो अपोजिशन पार्टी थी वो कौन थी, बीजेपी। और आज क्या है, बीजेपी रूलिंग पार्टी है, राइट। अब कुछ बच्चों के रिप्लाई आए हैं, वाई कॉल्ड आदिवासी दे आर ओल्ड पीपल। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आदिवासी इज अ गाली?
नहीं, आदिवासी इज अ टर्म जिससे हम ट्राइबल लोगों को डिनोट करते हैं। भाई तुम लोग अगर अपने हिसाब से गलत चीजों को ले रहे हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है। देखो, आदिवासी का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को छोटा कैटेगराइज कर रहे हैं। आदिवासी इज अ वर्ड जिसको हम ट्राइबल लोगों को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तुम ट्राइब को हिंदी में सर्च करोगे, दैट विल बिकम आदिवासी। ओके, तो तुम्हें वो गूगल पे वही आएगा, वो कोई गलत टर्म नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं भाई। 1 2 3 गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, रेडी हो जाओ। अब से मैं तुम्हें थोड़ा सा बोल दिया करूंगी कि रेडी, क्योंकि जब तुम लोग रेडी होगे उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, चलो भाई, रेडी हैं आप लोग? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु रोट द सॉन्ग वंदे मातरम? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, पंडित नेहरू। ठीक है, एक इमेज भी मैंने तुम लोगों के लिए लगाई है। अब देख लेते हैं कौन इमेज को आइडेंटिफाई करता है, जिन लोगों को आंसर नहीं पता है। ठीक है, भाई मेरे पास सबसे पहले जो सही जवाब आया है वो आया है आकाश कुमार का। ठीक है, तो भाई आकाश कुमार ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, दैट इज बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी गुड आकाश। ठीक है, ओके, अब मैं तुम्हें थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। देखो भाई, ये है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। नाम तो तुमने सुना होगा, इमेज नहीं देखी होगी। इमेज मैं तुम्हें दिखा दे रही हूँ, है ना बच्चों, ये इमेज है। बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसे दिखते थे। अब जो हमारा अब जो वंदे मातरम है, ये सुजलम सुफलम मलय शीतलम शस्य श्यामला मातरम वंदे, तो ये जो हमारा है, इसको लिखा था उन्होंने बंगाली में, और वो अभी भी एक बंगाली बुक के अंदर प्रिंटेड है। तो जिस टाइम जो देश को आज़ाद कराने की जो लड़ाई चल रही थी, उस वक्त इस वंदे मातरम ने, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्योंकि उस वक्त जैसे कि हमारा नेशनल एंथम भी हुआ, या ऐसे सॉन्ग्स हुए जिन्होंने हमारे देश के लोगों को एक साथ इकट्ठा किया देश के लिए लड़ाई करने के लिए। वो सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इसीलिए इसको दर्जा दिया गया नेशनल सॉन्ग का। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो आप लोग? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार? भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि मैम मैंने पहले आंसर दिया, मैंने पहले आंसर दिया। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि जो मुझे स्क्रीन पे पहले दिखाई दे रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ ना। अगर आपने पहले दिया तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया, है ना? तो हम इस चीज़ के ऊपर बहस नहीं करते, हम देखते हैं कि आप ट्राई करो कि थोड़ा पहले करने का। ठीक है, चलो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग रेडी हो? चलो, स्टेट द स्लोगन विच साइमन कमीशन वॉज क्रिएटेड इन 1928 इन इंडिया। अब साइमन कमीशन का जो ये है, इसके लिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि ऑप्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो जल्दी से रिप्लाई करो। अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा नारा था जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट, या फिर जब उस साइमन कमीशन का वेलकम इंडिया में किया गया, उस नारे को बोल करके 1928 में। जल्दी से बताओ। अब क्योंकि जो साइमन कमीशन थी वो सर साइमन ने बनाई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो उस वक्त आया था, वो किस तरीके से काम कर रहा है उसको चेक करने के लिए ये कमीशन बनाई गई थी, जिसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसीलिए इंडियंस ने इसका अपोजिशन किया था। अब मुझे बता दो। ओके भाई, सबका जो रिप्लाई है वो सभी ने इसका बहुत अच्छे से दिया है। देख लेती हूँ सबसे पहले किसका रिप्लाई आया है। चेतना वडगोंकर, इसका रिप्लाई तो सभी बच्चों ने सही दिया है। तनुज, अनुष्का, शिवानी, अर्चना, शिवांश, लाबिया, मुस्कान, अनुराग, रोहित। ठीक है, रेस्ट इन पीस। किसको मरवाने चले हो भाई तुम? ठीक है, अब मैं सबका नाम पढ़ूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टार्टिंग के मैंने पढ़ दिया है। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। ठीक, अब उससे पहले तुम्हें एक इमेज दिखा देती हूँ, उसी टाइम की इमेज है ये। ठीक, देखो लोग किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। गो बैक साइमन, गो बैक। ठीक है, वैसे नारा गो बैक साइमन नहीं था, साइमन गो बैक था, तो थोड़ा उल्टा मत करके आना, गो बैक साइमन नहीं करना, साइमन गो बैक। ठीक है। ये भी उस टाइम पे पंडित नेहरू ऐसे दिखते थे, तो उनकी इमेज है। ठीक है भाई, चलो आगे चल लेते हैं। रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेम द टाइगर रिजर्व विच इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय डोलोमाइट माइनिंग एक्टिविटी। ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व, नन ऑफ द अबव। सीबीएसई 2017 का है ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, मेरे को अभी भी याद है 2017 में क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। तो आप जल्दी से बता दो कि इसका क्या आंसर है।
वेटिंग फॉर योर आंसर्स, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सबसे पहले जो सही जवाब दिया है वो तनुज शर्मा ने दिया है, ठीक है। बच्चे इसका ए जवाब दे रहे हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नहीं। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं अवेलेबल, ठीक है। आपको भी पता होगा अभी टोटल इंडिया में ऑलमोस्ट 3000 टाइगर्स हैं, जो कि एक वक्त पे 300 के अप्रोक्सीमेटली भी नहीं बचे थे। हमारे पास बहुत ज्यादा रिडक्शन हो गया था नंबर का, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने टाइगर्स को बहुत ज्यादा रिजर्व करके रख रहे हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व वो टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर डोलोमाइट माइनिंग की जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हैबिटेट लॉस भी हो रहा है। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि आखिर डोलोमाइट माइनिंग करते क्यों है, होता क्या है डोलोमाइट। तो देखो ऐसा सा दिखता है डोलोमाइट आपका, ऐसा सा, अरे देखो ऐसा दिखता है। तो डोलोमाइट माइनिंग की क्यों जाती है, क्योंकि आपका जो डोलोमाइट है ना भाई, वो आयरन एंड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम उसको कंटिन्यूसली माइन कर रहे हैं, ठीक है। और बक्सा टाइगर रिजर्व में माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जानवरों को, है ना भाई। अगर हम हमारे घर में कोई ड्रिल मशीन चला दे तो कैसा हम रह पाएंगे। हमारे तो घर के पास में कोई घर बनने लगता है तो हमें उससे इरिटेशन हो जाती है, तो उन लोगों को भी तो उनके घर में जब हम तोड़फोड़ मचाते हैं तो इरिटेशन होती है ना, वो मरने लगते हैं धीरे धीरे। तो इसीलिए हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। इफ यू हैव डाउट तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मेरे से हो पाएगा, मैं जितना उतना आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है गाइस। चलो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी, गेट सेट रेडी गो। चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ठीक। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम लिंक पे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सेशन के बाद, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हु ब्रॉट द प्रिंटेड कल्चर टू जापान, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सारे पहले आ चुके हैं, तो इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। बुद्धिस्ट मिशनरी, जैन मिशनरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब देखते हैं कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। और मैं इसीलिए जान पूछ के आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा एक बार आ चुका होता है ना, उसके राउंड फिगर में उससे रिलेटेड उसको थोड़ा सा मायने रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आसपास से आ जाते हैं। तो ताकि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कोई गलत ना करो, आपको मैं चीजें एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। भाई सबसे पहले हमारा जो रिप्लाई आया है इस क्वेश्चन का, वो आया है डायरी स्टूडियो का। एक तो कह रहा है कि RIP मैम, मुझे ही मार दो भाई मैं ऑलरेडी पीस में हूँ, मुझे रेस्ट इन पीस नहीं होना है गाइस, ठीक है। चलो 2015 का ये क्वेश्चन है आपका। तो बुद्धिस्ट मिशनरी जो थी वो इसको प्रिंट कल्चर को जापान में ले करके गई, ठीक। अब मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाती हूँ भाई, जितने भी बच्चे यहाँ पर अवेलेबल है। इस क्वेश्चन का तो ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिया है। देखो अब तुम्हें पता होगा कि इंडिया में स्टार्ट हुआ था बुद्धिज्म, है ना। बुद्धा जो जन्मे थे वो इंडिया में ही जन्मे थे, सिद्धार्थ गौतम, है ना। वो एक राजपूत थे जिन्होंने बुद्धिज्म को इवॉल्व किया, या कह सकते हो जन्म दिया, ठीक है। तो इंडिया से ये फैलना शुरू हुआ, जबकि इंडिया में आज सिर्फ 0.7% बुद्धिज्म है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा एरिया पूरा बुद्धिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। तो बुद्धिज्म इंडिया से तो खत्म हो गया, लेकिन वो आसपास के सारे देशों में इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया। चाइना पूरा बुद्धिज्म फॉलो करता है, इधर से जापान वपान सब लोग बुद्धिज्म है। तो वो यहां से गया और होता हुआ पहुंचा जापान। जब एक जगह से दूसरी जगह लोग माइग्रेट करते हैं तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें लेकर के जाते हैं, और उसी तरीके से वो प्रिंट कल्चर को भी अपने साथ ले गए, ठीक है। चलो भाई यहां तक क्लियर सबको। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, सारे के सारे रेडी हो श्रीलंका, हाँ श्रीलंका में भी बुद्धिज्म ही फॉलो किया जाता है। और अभी तुम्हें पता होगा कि वहां पे एक श्रृंखला कम्युनिटी है जो कि ऑलरेडी बुद्धिज्म को परस्यू करती है, और तमिलियंस की वहां पर लड़ाई है क्योंकि वो लोग हिंदू मुस्लिम्स हैं, है ना। चलो ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार समझा चुकी हूँ, आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हो, उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है गाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लें। चलो भाई देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following main characteristic feature of the offset press? Work very fast, print up to 6 colors at a time, can print a large number of sheets, all of the above. जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर दो, देखते हैं कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है बिल्कुल सही। किसको पता है ऑफसेट प्रेस के बारे में
हाँ भाई, रिप्लाईज तो आ गए हैं। सबसे पहले हमें रिप्लाई किया है चित्रा सुभू ने, ठीक है, इस क्वेश्चन का। डी नहीं है, ज्यादातर लोग इसका डी रिप्लाई कर रहे हैं गाइस। भाई डी इसका रिप्लाई नहीं है। आंसर इज प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट अ टाइम, क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। देखो, सबसे ज्यादा फास्ट काम, बहुत ज्यादा फास्ट काम करने के लिए हम मेन कैरेक्टरिस्टिक में काउंट नहीं करते। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मेन कैरेक्टरिस्टिक, क्या है ऑफसेट प्रेस की, दैट इज नॉट वेरी फास्ट वर्क करना। और भी ऐसी प्रेसेस हैं जो वेरी फास्ट काम करती हैं, या फिर लार्ज नंबर ऑफ शीट्स को एक टाइम में प्रिंट करना इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक। मेन कैरेक्टरिस्टिक जिसके लिए ऑफसेट प्रेस को जाना जाता है वो है 6 कलर्स को एक बारी में प्रिंट करना। होती कैसी है ये, ऐसी दिखती है। देखो, इसमें क्या होता है, एक मेटल लगा हुआ होता है, वो मेटल रबर की शीट होती है, उसके वो ऐसे चल रही होती है, उसके ऊपर प्रिंट करता जाता है, और फिर वो रबर की जो शीट है जो ऐसे ऐसे घूम रही है, वो आपके मेन कागज के ऊपर या जहां भी आपको प्रिंट लगाना है उसके ऊपर प्रिंट करती है। तो 3 प्रोसेस में काम होता है। डायरेक्टली प्रिंट को मेटल से कपड़े के ऊपर या पेपर के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया जाता, रबर बीच में इंक्लूडेड होती है। ठीक है भाई, ये आपकी ऑफसेट प्रेस होती है। चलो आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गेट सेट गो गाइज। Which country are known as the rich country on the basis of per capita income? Countries having PCI more than China, countries having PCI more than US annually. PCI is not criteria to define the rich or poor countries, none of the above. देख लेते हैं कौन सबसे पहले इसका रिप्लाई करता है। Well done alone. Okay. नंदन सिंह, इन्होंने सबसे पहले रिप्लाई किया। अब बहुत सारे लोग जैसे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये लोग क्या कर रहे हैं कि बार बार अलग अलग रिप्लाईज दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी हूँ यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से रिप्लाई करो, ताकि आप लोगों के एग्जाम को लेकर के प्रैक्टिस हो सके, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, तो सबसे पहले मैंने बताया था, अभी हमें दिया नंदन सिंह ने सबसे सही जवाब, दैट इज बी, कंट्रीज हैविंग पीसीआई मोर देन यूएस एनुअली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार सारे के सारे। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल क्वेश्चंस हैं भाई, आसपास से सवाल आ जाएंगे फिर मुझे मत कहना, ठीक। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को यार, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि आपको, और अगर किसी चीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ पर्सनली, तो मैं देखती हूँ कि अच्छा आप लोगों के किस तरह के रिप्लाईज आए हैं, रिव्यूज आए हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में उन चीज़ों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हूँ या फिर और बेटर बनाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज गाइज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। हाउ इज आयरन और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस टू पोर्ट नियर मंगलुरु? रोडवेज के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू, या वाटरवेज के थ्रू? कैसे आयरन और को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कुद्रेमुख से मंगलुरु तक? जल्दी बताओ भाई। हाँ भाई, सबसे पहले आंसर दिया है इसका डायरी स्टूडियो ने सबसे सही जवाब, दैट इज पाइपलाइंस। ओके, तो पाइपलाइंस के थ्रू इसको ट्रांसफर किया जाता है। अब कुछ बच्चों का सवाल आएगा, मैम आयरन ओर्स को कैसे पाइपलाइंस के थ्रू स्टोर किया जाता है? आयरन ओर देखो तो ऐसा सा होता है, पाइपलाइंस में फंस नहीं जाएगा वो? देखो, होता क्या है कि आयरन ओर की एक स्लरी बनाई जाती है, आयरन ओर को मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, और उसको ऐसी स्लरी बना दी जाती है। इस स्लरी को पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। और कुद्रेमुख, आपका कुद्रेमुख जो है कर्नाटका में यहाँ पर है, ठीक है, और इधर कोने की तरफ आपका मंगलोर है, ठीक है। तो यहां से यहां तक पाइपलाइन के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, ठीक है गाइज। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। In June 1992, more than 100 heads of state met in Brazil
फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट? रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो, ब्रासिलिया एंड क्यूकटीबा। जल्दी बताओ, क्यूरिटीबा। कौन है भाई वो जिन जून में 100 हेड्स ऑफ स्टेट जो कि एक पर्टिकुलर जगह पर मिली थी और उन्होंने पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट को साइन किया था? ये तो आसान सा सवाल है, ये तो पता होगा आप लोगों को। बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। इसका तो भाई सबने सही जवाब दिया है, तो मैं किसी को भी यहाँ पे विनर अनाउंस नहीं करूंगी। यहाँ तो एक भी बच्चा गलत है नहीं, तो मतलब सारे के सारे पढ़ रहे हो, है ना भाई? जो नहीं पढ़ रहे हो वो भी ठीक है अपने लिए, इन जो बच्चे पढ़ रहे, देखो एक भी गलत जवाब नहीं है भाई। मुझे बहुत खुशी हुई सच में ये कमेंट सेक्शन देख के। सही जवाब है सबका A to Z, एक भी गलत जवाब नहीं है। वेरी गुड गाइज, ठीक है। रियो डी जेनेरियो वैसे तो बहुत इजी एक्सप्लेनेशन इसकी है, लेकिन यूजुअली इसका क्वेश्चन जो है पेपर में देखने के लिए मिलता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। रियो अर्थ समिट, और ये क्यों किया गया था? ये पहला कन्वेंशन था जिसके थ्रू ऐसा प्रण लिया गया, देशों ने ऐसा सोचा कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को, अपने एनवायरमेंट को थोड़ा सा सेव करके चलते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रेकलेस यूज कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, राइट? चलो भाई, यहां तक क्लियर है सबको? सबको जैसे जैसे अगर आप लोगों को चीजें क्लियर हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो मेरे को रिप्लाई कर दिया करो। क्लियर है यहाँ तक? एक बार बता दो, फिर हम आगे चल लेते हैं। ठीक, हाँ ना, क्लियर? कुछ बताओ, यस मैम, नो मैम। ठीक, फिर मेरे को एक अंदाजा रहेगा कि भाई मेरे बच्चों को सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। ठीक, भाई मेरे तो गले में भी थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, मेरे को थोड़ा कोल्ड हो गया है। चलो, यस मैम, यस मैम, क्लियर है भाई सबको सब कुछ, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, है ना गाइज? The state of Rajasthan is very well endowed with solar and dash energy but lacks in water resources. ये तो हमें पता ही है, लेकिन सोलर के साथ साथ और कौन सी एनर्जी है? क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से जवाब देना। जियोथर्मल, हाइड्रो, विंड एंड टाइडल। ये क्वेश्चन ही आपको हेल्प कर देगा आंसर देने में, ठीक है? जल्दी से रिप्लाई करो, मैं देखती हूँ कौन सबसे पहले रिप्लाई करते हैं। इस बीच में मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। हाँ, कैक्टस तो आपने देखी होगी राजस्थान में। भाई कैक्टस में क्या होता है कि वहां पर पानी की कमी है, वही क्वेश्चन में लिखा है कि पानी की कमी है, इसीलिए वहां पर कैक्टस और ऐसे पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं जिनकी रूट्स बहुत गहरी होती है, क्योंकि पानी जमीन में बहुत नीचे होता है, तो ये नीचे से पानी सोखते हैं, बहुत गहरी गहरी इनकी रूट्स होती हैं, और कांटेदार इनकी पत्तियां होती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लीव्स के थ्रू इवेपोरेशन कम हो पानी का, है ना? देख लेते हैं सबसे पहले किसका रिप्लाई आया भाई। इस क्वेश्चन का रिप्लाई सबसे पहले सही, कुछ बच्चे इसका ए भी रिप्लाई कर रहे हैं। भाई ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है विंड, सी, न्यू रोमांटिक एंड सॉन्ग इन दी इनका रिप्लाई है सबसे पहले, दैट इज विंड, ठीक है भाई। हाइड्रो और टाइडल तो सीधा सीधा कट गया, पानी ही नहीं है राजस्थान में। जियोथर्मल की बात कर लूँ गाइज, तो मेरे बच्चों जियोथर्मल एनर्जी जो है वो जियोथर्मल एनर्जी कहाँ जनरेट होती है बताती हूँ तुम्हें। जियोथर्मल एनर्जी, ये प्लेट टेक्टोनिक्स पता होगा ना आपको, हमारी पूरी धरती को प्लेट्स में डिवाइड किया है ना? पूरी धरती में अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, तो जो प्लेट बाउंड्रीज होती है ना, वहां पे जियोथर्मल एनर्जी पाई जाती है, क्योंकि जहां वो टकराती है वहां पे धरती से हीट निकलती है बाहर। तो यहाँ पर क्या राजस्थान में ऐसा कुछ है? नहीं है, इसीलिए इसका जवाब क्या है? विंड है। ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स का टॉपिक है, ये मैं आपको जैसे क्वेश्चन, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, उसमें कोई जियोथर्मल एनर्जी का या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स का क्वेश्चन उठेगा ना, तो मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि कोर मेंटल, क्योंकि अभी ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो फिर पूरा ये छूट जाएगा सेशन। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, किस तरीके से हमारी प्लेट्स जो है वो फ्लोट कर रही हैं, बहुत सारे बच्चे इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं ना, स्टार्ट करें? रेडी सेट, रेडी स्टेडी, लेट्स गो। ओके, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर? ये तो सारे बच्चे सही जवाब देंगे, ठीक है? कॉटन, जूट, सिल्क, फाइबर मेड ऑफ गोल्ड। एक हिंट भी दे देती हूँ, इंडिया इस पर्टिकुलर फाइबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है? चलो रिप्लाई कर दो, सबसे पहले देख लेते हैं कौन रिप्लाई करता है। यस, मधुसूदन सिंह ने सबसे पहले बिल्कुल सही जवाब दिया है, दैट इज जूट।
और इससे पहले वृंदा शर्मा ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, दैट इज जूट। ठीक है, तो जूट जो है वो गोल्डन फाइबर है। मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को ये बात पता होगी, इंडिया जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भाई। ठीक है, ऐसा सा देखो कितना सुंदर दिख रहा है ना, ये ऐसा सा दिखता है, गोल्डन गोल्डन दिखता है। जब इसको पेड़ से कच्चा कच्चा निकाला जाता है तो गोल्डन दिखता है, फिर धीरे धीरे इसका कलर जो है वो ब्राउन में तब्दील होने लगता है। तुमने देखा होगा बोरियां गांव में आती हैं जिसमें अनाज वनाज लाया जाता है, तो वो इस जूट की ही बनी होती हैं। जूट के बैग्स भी होते हैं, पॉलिथीन हमने हटा दी तो हम जूट का सामान यूज करते हैं। जूट जो है, एक और चीज बताऊं कि इसको यूज करने का क्या फायदा है कि 100% बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, अगर आप इसको मिट्टी में दबा देंगे तो पॉलिथीन की तरह सालों तक सड़ेगा नहीं, ये बहुत आराम से मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि ये प्लांट के ही प्रोडक्ट से बना होता है, बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक। सेलुलोस और लिग्निन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, है ना, यस, सेलुलोस और लिग्निन प्रेजेंट होता है प्लांट मटेरियल्स। ठीक है, चलो भाई, है ना, तो हम आगे चले, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक, बहुत अच्छे से पेपर करना भाई, गलती मत करना कुछ। ठीक, चलो भाई, इफ यू हैव डाउट्स तो आप पूछ सकते हो। ठीक, चलो आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट्स प्रिजर्व्ड इन द प्रिस्टीन फॉर्म आर कॉल्ड सैक्रेड फॉरेस्ट, सैक्रेड ग्रुप्स, सैक्रेड ट्रीज, सैक्रेड प्लांट्स। वेरी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दो, देखते हैं कौन रिप्लाई करता है सबसे पहले भाई। जल्दी जल्दी से दो रिप्लाई। यस मैम, यस मैम। नहीं, इसका आंसर है बी। नितिक भाई ने सबसे सही जवाब दिया है सबसे पहले, दैट इज सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव्स भाई, सैक्रेड ग्रूव्स कहते हैं हम उन प्रिस्टीन फॉरेस्ट्स को जिनको कुछ लोग हमारे देश में प्रिजर्व करके रखते हैं। मतलब कि सैक्रेड होता है पूजनीय, उन लोगों के लिए वो ऐसी जगह हैं जो उनके लिए पूजनीय है। वो उस जंगल में नहीं जाते, उस जंगल का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करते, उस जंगल के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते, उसको पूजते हैं, धार्मिक मानते हैं। अब तुमने एक मूवी देखी होगी भाई, अभी आई है एक नई मूवी कंतारा। ये देखिए, मैंने देखी थी उस दिन, और पता है मैं देखने के बाद जब मैं थोड़ा से तुम लोगों के लिए फोटो सर्च करी थी तो मैंने सेम ये वाली इमेज देख ली, क्योंकि भाई मैं भी सारे के सारे फेस्टिवल्स तो नहीं जान पाती। तो ये एक थय्यम फेस्टिवल है, एक ऐसा फेस्टिवल है, और साथ में ये कंतारा मूवी देखना पूरी की पूरी सैक्रेड ग्रूव के ऊपर ही बेस्ड है। उनका एक देवता होता है जिस एरिया के अंदर उसको पूजा जाता है, पर्टिकुलर एरिया होता है, और वो उस जंगल को प्रिजर्व रखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो इस तरह का जंगल होता है उनका जिसको बिल्कुल प्रिजर्व करके वो रखते हैं। साउथ में यूजुअली वेस्टर्न घाट्स में ऐसा देखने के लिए मैं आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारे सेक्रेट ग्रुप्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चल ले गाइस, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? भाई हेलो 1 2 3, चलो। गाइज मैं भी आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपस में चैट मत करो आप लोग। मेरे को मैम प्रिस्टीन फॉर्म का मतलब, प्रिस्टीन फॉर्म का मतलब ये होता है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है पलक ने। प्रिस्टीन फॉर्म का मतलब होता है कि बिल्कुल एज इट इज, मतलब वर्जिन फॉर्म में वो है, बिल्कुल जैसी पुरानी एकदम कहते हैं धरोहर टाइप्स में हमने उसको रखा हुआ है, बिल्कुल भी हमने उसको यूज नहीं किया है, जैसी थी वो वैसी ही है। ठीक है गाइज, ओरिजिनल फॉर्म हम इसको कह सकते हैं। झारखंड में महुआ पूजनीय है। महुआ वहां पर एक ट्राइबल सोसाइटी है, तो वो आपस में उनका अपना कोई धर्म, अपनी कोई एक चीज होती होगी जिसको वो पूजते होंगे, तो सब ट्राइब्स का अपना अपना होता है, और साथ में कुछ अलग भी लोग होते हैं। यहाँ जैसे सब लोग अलग अलग पूजते हैं, गाँव में जाओगे तो गाँव में एक चीज होती है, वो थोड़ा ऐसे माउंटेन टाइप्स वो बना के रखते हैं, वो देवता कहते हैं उसको, ऐसा सा उनके खेतों में होता है, खेतों में पूजते हैं वो, है ना। तो सबके यहाँ पर अलग अलग चीजों, कुछ लोग सांपों की पूजा करते हैं, तो सबके यहाँ पर अलग अलग रिचुअल्स हैं। इंडिया इज वेरी बिग एंड इट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी गाइज, राइट। चलो आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज कॉलोन्स? French citizens living in Vietnam, French citizen living in France, educated people of Vietnam, elites of Vietnam। देखते हैं सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है गाइस। चलो जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो, देख लेते हैं कौन सबसे पहले सबसे सही रिप्लाई करता है। आंसर दिया है सबसे पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा ने, दैट इज बी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो इसका सबसे सही आंसर है दैट इज फ्रेंच सिटीजन लिविंग इन फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के जो
तुम्हें पता ही है कि इंडिया को भी ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे, राक्षस प्रवृत्ति एकदम, यहाँ पर आके उन्होंने अपना राज किया था। तो यहाँ के जैसे उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, उसी तरीके से वियतनाम को भी फ्रांस ने अपनी कॉलोनी बनाया था। फ्रांस का दबदबा इंडिया में नहीं चल पाया था। क्यों? इसलिए नहीं चल पाया था क्योंकि भाई जो वियतनाम है, वो इंडिया है, यहाँ पर ऑलरेडी ब्रिटिशर्स आ चुके थे, इन्होंने धकेल दिया सबको। तो जो बच्चे कुचे थे वो आसपास की कॉलोनीज में जाके, कोई पोर्तुगीज ये वो, इन्होंने जाके आसपास में कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने जो वियतनाम में जिसने अपनी कॉलोनी बनाई थी वो था फ्रांस। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर इसको कहा जाता था कोलोन्स। ठीक है, चलो, फ्रेंच पीपल लिविंग इन वियतनाम्स को। क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे चल लेते हैं। कमेंट सेक्शन में बकवास ना करें, जिसको जो भाई यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता फिर वो पेपर में लिख के आना आप लोग। ठीक है, कि गाय हमारी माता है, मैम हमको कुछ नहीं आता है। ठीक, टीचर भी रिप्लाई कर देगा तुम्हें, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। ठीक है तो सही रहेगा। मैम प्लीज एक्सप्लेन मनरेगा। मनरेगा का एक टॉपिक आएगा, अभी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। ठीक है गाइज, चलो आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया वाज शिव समुद्रम, दामोदर वैली, हीराकुंड और राजस्थान कैनाल। इसका मैं सबसे पहले वाला रिप्लाई नहीं करूँ क्योंकि मैंने पहले खोल दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है, अब कोई आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है भाई दामोदर वैली। ठीक है, तो पहला जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंडिया में सेटअप किया गया था, दैट इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट, है ना। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग रेस करेंगे। सारे के सारे रेडी हो? रेडी भाई, सब के सब? 1 2 3 गो, स्टार्ट कर दूं? चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम कर लेते हैं 16 क्वेश्चन आपका। नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? चेनाब, महानदी, कृष्णा और सतलुज। जल्दी जल्दी से बता दो कौन सी रिवर के ऊपर बिल्ट किया गया है आपका नागार्जुन सागर डैम। इसकी लोकेशन भी बताऊंगी तुम लोगों को कहाँ है, कहीं गलती से मैप में आ गया तो तुम लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, राइट। तो जल्दी से बता दो मेरे को। हाँ भाई, इसका रिप्लाई आ गया है हमें बहुत सारे बच्चों की तरफ से, सही सही दैट इज सी। तो SRV गेमिंग, नितिक भाई, कुछ ही आंसर मेरे को सही दिख रहा है। मुस्कान, ठीक, ज्यादातर बच्चों ने इसका गलत जवाब दिया है। क्यों भाई? अनुष्का सी, आंसर इज कृष्णा। ठीक है, कृष्णा इसका आंसर है। देखो तुम्हें दिखाती हूँ, यहाँ देखो, ये इतनी सारी रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 रिवर्स हैं जो कि इधर गिरती हैं, मतलब कि आपकी ईस्ट साइड पे गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, अब ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि एक बात बताओ, मेजॉरिटी में ज्यादातर ऐसी रिवर्स क्यों हैं जो कि वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ को फ्लो करती हैं? इधर की तरफ को बहुत कम रिवर्स फ्लो करती हैं और ईस्ट की तरफ को बहुत ज्यादा रिवर्स फ्लो करती हैं, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ, मेरे को बताओ। ठीक, और मैं आपको बताती हूँ नागार्जुन सागर डैम कहाँ है। आपका तेलंगाना की नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो है नागार्जुन सागर डैम है। पेपर में आता है तो तेलंगाना में कोई भी एक पॉइंट मार्क कर देना। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर डैम। ठीक है अब इसका जवाब देखती हूँ किस किसने दिया है। दिया है किसी ने? नहीं। डेक्कन प्लेट्यू ड्यू टू अर्थ रोटेशन, नहीं भाई। बिकॉज पेनिनसुला ऑफ इंडिया स्लोप टुवर्ड ईस्ट रीजन, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बात सही है आपकी, है ना। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट थोड़ा सा ठीक है, ढलान है इसलिए। अनुराग, बात बिल्कुल सही है अनुराग तुम्हारी, बस थोड़ा कहने का तरीका अलग है, बस इसको यही तो करना होता। पेपर में सब बात तुम सही हो, समझ जाते हो, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कराते हो लिखने में, वो नहीं करनी। एग्जैक्ट वर्ड्स तुम्हें लिख के आने हैं। ठीक है, कृष्णा का रिप्लाई है बहुत थोड़ा थोड़ा ठीक है। देखो यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया है, बिल्कुल सही बात है। पेनिनसुलर ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये वाला रीजन हमारा थोड़ा उठा हुआ है ड्यू टू लावा की इरप्शंस, तो यहाँ पर इग्नियस रॉक्स की वजह से थोड़ा सा ऊपर है और इधर की तरफ ढलान है। तो कृष्णा और अनुराग के क्वेश्चन आंसर्स को अगर हम मिक्स कर दे तो हमारा एक परफेक्ट आंसर बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इधर की तरफ ये रिवर्स जो हैं वो फ्लो करती हैं और डेल्टा बनाती हैं, जबकि यहाँ पर जो तापी नर्मदा फ्लो करती हैं वो इधर रिफ्ट वैली बनाती हैं, एकदम जाती है क्योंकि ऊपर की तरफ चढ़ रही है ना और गिर जाती हैं। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती हैं। चलो बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है,
ठीक है, नहीं कृष्णा आपका आंसर सही है, बस उसमें थोड़ा सा स्लोप वाला पॉइंट हमें ऐड करना होगा। ठीक है, चलो आपने स्लोप नहीं लिखा ना, तो स्लोप बनता है, ये हमें लिखना है। मैंने कह रही हूँ ना कि दोनों के आंसर सही है। चलो आगे चल लेते हैं। नेम द क्रॉप ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ज़ैद क्रॉप, नन ऑफ द अबव। आसान सा सवाल है, ये तो सारे सही दोगे, जिसने नहीं दिया ना इसका आंसर सही देखना। चलो भाई, इसका आंसर तो सारे के सारे सही दे सकते हो, तो चल लेते हैं आगे। 17 का बी, प्रेम साहू। नहीं, गलत है भाई, आंसर इज ए। सिद्धार्थ ने सबसे पहले सबसे सही जवाब दिया है, दैट इज ए, खरीफ क्रॉप। भाई 4 बातें याद रख लेना, पेपर में खरीफ रबी हर साल आता है और इस बार भी आएगा, गारंटी इस बात की, क्योंकि ये बात तो आती ही है पेपर में। खरीफ हम खाते कब हैं? हम खाते हैं ज्यादा पकोड़े कब? मॉनसून में, है ना भाई। रबी जो है हमारी, वो क्रॉप हमारी कब होती है? विंटर में, ठंड लगती है हमें जब। ठीक है, तो हम क्या ओढ़ते हैं? रजाई ओढ़ते हैं। तो रजाई हम कब ओढ़ते हैं? विंटर में ओढ़ लेते हैं। और भाई ज़ैद बचा कुचा हमारा कहाँ पहुंच जाता है? समर में। ठीक है, तो ये तुम्हें 4-3 चीजें बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, और इनके एग्जाम्पल्स पेपर में तुम्हें जरूर आ जाएगा इसमें से सवाल। ठीक, चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार? इस क्वेश्चन का ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है, पढ़ रहे हो मतलब यार, हैं? सही बात है, हम नहीं लिख के आएंगे ना, गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है पेपर में, ये नहीं लिख के आना है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, आपकी स्क्रीन पर 10,000 रुपए के लिए ये रहा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इज अ स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे, बॉर्डर रोड्स, विलेज रोड, माउंटेन रोड्स। जल्दी से बता दो जवाब इसका। क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस लिए चलाई गई? विलेज रोड। प्रेम साहू इज राइट, दैट इज विलेज रोड्स। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा है भाई। ग्रामीण सड़क, पहले तो योजनाएं जितनी भी है ना उनका नाम ही पढ़ लो, जवाब मिल जाता है। ग्रामीण सड़क, विलेज की सड़कें, तो ये तो आसान सा सवाल था, इसमें तो क्या ही एक्सप्लेनेशन दूं, है ना। चलो आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजे की बात तो यह है कि इसमें भी कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 19 पे चलते हैं ना गाइस। मेजर हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया आर इंप्लीमेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? CPWD, PWD, NHAI, NCR। बताओ जल्दी जल्दी, इसका जवाब गलत नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूं, सही देना सारे। मैम प्लीज जल्दी कराओ, करा रही हूँ जल्दी, एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है वंदना, ठीक है। नहीं, डी नहीं है। प्रेम साहू इज राइट हियर ऑल्सो, पहली बार प्रेम साहू ने बिल्कुल सही जवाब दिया, दैट इज NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके साथ में ये और बता देती हूँ कि इनका क्या काम है, ये भी तो आ सकते हैं पेपर में। PWD क्या है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। PWD चाहे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो, चाहे मतलब नॉर्मल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो, इनका काम क्या है? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना इनका काम है। ये कंस्ट्रक्शन कहाँ करते हैं? ये कंस्ट्रक्शन करते हैं गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस का, जो तुम्हारे सरकारी हॉस्पिटल्स और ये सब बनते हैं ना, ये सब इनका अंडर में आता है। लेकिन हाईवे बनाने का काम किसका है? NHAI का, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। NCR क्या है आपका? नेशनल कैपिटल रीजन। ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दिल्ली और दिल्ली का नेशनल कैपिटल रीजन, दैट इज बिल्कुल डिफरेंट है, इसका तो ऑप्शन में यहाँ पर होना। ठीक है, दिस इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन। चलो आगे चल लेते गाइज। क्वेश्चन नंबर 20, रेडी? Constitution declares India as a federation, unitary government, union of states, all of these। ये बता दो जल्दी। देश प्रेम मियो, बताओ जल्दी से इसका जवाब। सबसे पहले कौन जवाब देता है? नहीं, जवाब कैसे इसका गलत दे रहे हो यार आप लोग। डी इज नॉट द राइट आंसर। पता है अभी भी यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है कि अभी भी हम इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं जान पाते हैं, है ना। और फिर कहते हो कि मैम बोर कर रही हैं, क्योंकि मैम बोर नहीं कर रही हैं, मैम आपको फैक्ट्स बता रही है और इंपॉर्टेंट बातें बता रही हैं, जो आप बोरियत समझते हो, जो आप सुनना नहीं चाहते हो। एक भी बच्चे का सही जवाब नहीं है, क्या करूं, हद हो गई यार, बिल्कुल सारे गलत हो।
नहीं है फेडरेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज हैज डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दिस इज द राइट आंसर। तुम्हें पता है वाई हम इंडिया को क्यों कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट बिकॉज states are indestructible part of the country. States have no right to secede from the India. जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उस वक्त सारी स्टेट्स को हमने मिलाया इंडिया के अंदर, लेकिन उस वक्त हमने कुछ स्टेट्स की मंजूरी ली और कुछ की तो मंजूरी ली भी नहीं। जिन्होंने विद्रोह किया उन लोगों ने सिर्फ, जैसे कि कश्मीर हुआ, जूनागढ़ हुआ, हैदराबाद हुआ, उन्होंने मना कर दिया था कि हम इंडिया में नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी की जितनी स्टेट्स थी वो लोग इंडिया में मिलने के लिए तैयार थे, तो उनसे बिना पूछे हुए भी बहुत सारी स्टेट्स को इंडिया में मिला लिया गया था। ठीक है, क्योंकि हम चाहते थे कि इंडिया एकजुट होकर के पूरा एक कंट्री की तरह उभरे, जो कि आज सक्सेसफुल भी रहा है। लेकिन उस वक्त ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज लिखी गई थी कि वो अपनी मर्जी से इस जो फेडरेशन है एक तरीके से इससे बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए इसको कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्योंकि फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन में जिस तरीके से उनको मिलने का राइट होता है उसी तरीके से वो बाहर भी जा सकती हैं। मतलब स्टेट्स अपनी मर्जी से उस फैसले से हट भी सकती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। चलो आगे चल लेते हैं। इंडिया इज, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है इसमें, भाई इंडिया इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें फेडरेशन भी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें फेडरेशन इंक्लूडेड है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेडरल नहीं है। इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसलिए हमने इसको एक अलग नाम दिया, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी सारे के सारे? चलो भाई सारे के सारे, भाई एक तो पहले तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में को कमेंट करके जरूर बता देना कि कैसी लगी। ठीक है, तो चलो जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम जल्दी से आगे पढ़ लेते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, नन ऑफ द अबव। इसका रिप्लाई तो दे दोगे सारे के सारे, दैट इज वेरी इजी। चलो 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 देख लेते हैं। यस, सबसे पहले इसका रिप्लाई दिया है कृष्णा ने, दैट इज सी। प्रेम साहू का भी सबसे पहले रिप्लाई है, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। ठीक है भाई, स्टेट लिस्ट के बेसिस पे जो स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स मेंशन है उनके ऊपर निर्णय लेती है, उनके ऊपर लॉज बनाती है। सेंट्रल जो है वो यूनियन लिस्ट के ऊपर बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें दोनों बनाती है, जिसमें एजुकेशन आपका आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों ही अपने डिसीजंस लेती हैं। ठीक है, दोनों ही लॉज बनाती हैं। चलो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी? शाश्वत प्रजापति, आज थोड़ा सा पीछे हो तुम, हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ सारे के सारे गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20,000 रुपए के लिए ये रहा। वन सोर्स ऑफ क्रेडिट अंडर द फॉर्मल सेक्टर, बैंक, मनी लेंडर, ट्रेडर्स और रिलेटिव्स। ठीक, इसका एक ऑप्शन देती हूँ, मतलब तुम्हें सबसे बेस्ट सोर्स क्या है क्रेडिट का। क्रेडिट मैंने बताया है 10 बार कि क्रेडिट जहां वर्ड हो वहां समझ जाना कि लोन की बात हो रही है भाई, इसका मतलब होता है लोन। तो लोन लेने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है? बैंक, मनी लेंडर, बैंक, मनी लेंडर, ट्रेडर या फिर रिलेटिव्स। किससे लोगे? रिलेटिव तो ताना मार मार के तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे, तो रिलेटिव्स तो भाई नहीं। मनी लेंडर तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी जायदाद खा जाएगा धीरे धीरे भाई, खातों में गड़बड़ करके। मदर इंडिया देखी होगी सबने, है ना। और ये क्या है भाई? ये तो ट्रेडर है, पैसों का भूखा, तो ये भी तुम्हें खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो हमें सबसे ज्यादा सेफ लोकेशन क्या है लोन लेने के लिए? दैट इज बैंक, राइट। चलो भाई, सबने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, दैट इज SHG स्टैंड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सर्विस होल्डर ग्रुप्स, सेल्फ हाउसिंग ग्रुप्स, सोल हार्वेस्टिंग ग्रुप्स। बता दो जल्दी से, आसान सा सवाल है ये, तो पता होगा आप में ज्यादातर बच्चों को। यस, तो भाई इसका सबने सही जवाब दिया है, तो इसलिए मैं ये काउंट नहीं करूंगी कि किसने सबसे पहले दिया, क्योंकि सभी का जवाब सही है, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप।
ठीक है भाई। सेल्फ हेल्प ग्रुप मैंने आपको बताया है कि गांव में क्या होता है ना, वुमेन्स जो होती हैं वो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, आपस में मिलाते हैं, और जिस इंसान को, जिस वुमेन को ज्यादा जरूरत होती है, मान लो किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में शादी है, तो ये पैसे उठाती हैं, सब मिलाती हैं अपने जोड़े हुए पैसे और उस पर्टिकुलर पर्सन को दे देती हैं। इनका अमाउंट फिक्स होता है कि जैसे कि हर महीने 100 रुपये मिलाने हैं, हर महीने 1000 रुपये मिलाने हैं, ऐसे इनका फिक्स होता है। उस पर्टिकुलर पर्सन की हेल्प कर देती हैं, ऐसे ये अपने हर एक ग्रुप के मेंबर की हेल्प करती हैं टाइम आने पर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये क्लियर होगा आपको। कमिटी नाम सुना है किसी ने, गांव में कमिटी डलती है, तो वो भी इसी की तरह का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। RTI स्टैंड्स फॉर रिटेल ट्रेड इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, रेमेडी टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंश्योरेंस। ये भी पता होगा आपको, आसान सा सवाल है भाई। चलो जल्दी से जवाब दे दो भाई। नहीं, प्रेम साहू पूछ रहे हैं कि SHG से क्या किसी और मेंबर को लोन मिल सकता है? नहीं मिल सकता है लोन किसी और को। अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसमें आप किसी और को लोन नहीं देते, क्योंकि उसमें वो जितने उसके मेंबर हैं उसी के लिए उसको बनाया गया होता है। गांव में ऐसा यूजुअली देखने के लिए मिलता है, बहुत जो पिछड़े हुए गांव होते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही आंसर है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और हमें सबसे पहले जो इसका जवाब दिया है, हम देख लेते हैं किसने दिया है सही। हमें दिया है YT। अब ये YT तो भाई मुझे नहीं पता, तो तुम इतने नाम्स में अपनी शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हो, YT। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है इसको लाया गया था भाई 2005 में। ठीक है, और इसके तहत आप लोग के पास राइट होता है, इंडिया के सिटीजन के पास राइट है कि वो किसी भी तरह की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से किसी भी इंफॉर्मेशन को RTI लगा करके मांग सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको नॉर्मल सिटीजन को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है कि तुम पता चले तुम पहले से ही एयर स्ट्राइक इन्फॉर्मेशन मांगने लगो कि भाई प्रधानमंत्री एयर स्ट्राइक प्लान कर रहे हैं, मेरे को राइट टू इन्फॉर्मेशन है, मेरे को इन्फॉर्मेशन दो, वो नहीं आता है। ठीक है, तो जो आपका राइट है वो वाली इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हो। National level court deals with the cases involving claims exceeding 1 crore, 2 crore, 3 crore, 4 crore। क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, जल्दी से रिप्लाई कर दो। मैम यू लुकिंग सो क्यूट टुडे, थैंक यू। चलो भाई, इसका जवाब है A। ठीक है, और A देख लेती हूँ सबसे पहले किसने दिया है। A जवाब हमें दिया है प्रेम साहू ने। ठीक है, A इसका आंसर है 1 करोड़। अब तुम्हें इसका थोड़ी सा एक फोटोज की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ, याद रखना। ठीक है, फोटोज इसीलिए दिखाती हूँ क्योंकि पिक्चर ज्यादा टाइम याद रहती है। कोई मूवी देखते हो, एक बार देख लेते हो, याद रहती है ना, नहीं भूलते हो ना। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, याद रहता है ना, तो इसीलिए पिक्चर्स दिखाती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। मेरा कोई फायदा नहीं होता उसमें, मुझे तो उल्टा मेहनत लगती है। अब देखो ये क्या है, ये है एक नेशनल लेवल की कोर्ट। तो नेशनल लेवल की कोर्ट में अगर आपको कंज्यूमर का कोई इशू जाता है, ठीक है, तो उसमें जो 1 करोड़ से ज्यादा का केस होगा, 1 करोड़ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इसकी कीमत है 1 करोड़, इससे ज्यादा का ये डील करेगी। 1 करोड़ से कम का जो डील करती है वो स्टेट करती है, 1 करोड़ से कम। ठीक है, और 2 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए तक के जो केसेस होते हैं वो हमारी डिस्ट्रिक्ट हैंडल करती है। ठीक है, तो बस ये 3 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं, पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा छू करके कर देना है। ठीक भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल ले। अब यहाँ पे बच्चे ये वो कर रहे हैं कमेंट कि मैम आप ब्लैक में नहीं अच्छी लगती, ये नहीं लगती। अरे आप मुझे देखने आ रहे हो, क्लास में क्लास अटेंड करने आ रहे हो, तुम बता देना, अगली बार से तुम्हारी पसंद के पहन लूंगी यार, हद हो गई बिल्कुल ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, which one of the following method will not help in soil conservation? Contour plowing, strip cropping, creating shelter belts और plowing up down to the slope। तो soil erosion सबसे कम किस में होगा? Contour plowing, strip cropping, creating shelter belts, plowing up to the slope। अब इसके कुछ बच्चे ना अपनी तरफ से रिप्लाई कर देंगे, राइट? अब देखो मैं तुम्हें इसके कुछ इमेजेस दिखाती हूँ,
वो तुम्हें हेल्प कर देंगे। इसके बाद किसी ने गलत जवाब दिया ना, लेकिन तो देख लेना। देखो ये हो गई कॉन्टोर प्लोइंग, है ना, मतलब टेरेस की फॉर्म में ऐसे 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 करके बनाया जाता है इसको। ये हो गया स्ट्रिप इरिगेशन, स्ट्रिप बना के। ये तुम्हारा है एग्जैक्ट नाम क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स, मतलब कि तुमने देखा होगा गांव में भी क्या लगाते थे, बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं खेतों के साइड में, है ना, तो वो क्या करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है, नहीं रोकता है, सोचो। और ये क्या है, ये एक पहाड़ से नीचे की तरफ ऐसी सीधी सीधी स्लोप्स पे बना देते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, क्रो क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, है ना, वहां पर क्रॉप्स उगाते हैं। तो जल्दी बताओ इसका जवाब क्या है। इनमें से ऑप्शंस में से ऑप्शन तुम्हारे पास है, जल्दी बता दो। जवाब तो आ गया हमारे पास, रिचा रचना जैन, दैट इज डी। ऋतिक यादव, डी 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 डी। तो देखो अब दे रहे हो ना सही जवाब, इसीलिए एक्सप्लेनेशन देती हैं मैम, कहते हैं मैम पकाती रहती हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दे तुम्हें तभी तो समझ में आएगा। अब देखो सबके जवाब सही हैं, बिल्कुल सही जवाब है भाई डी। ठीक है, तो सॉइल इरोजन इसमें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जब ऐसे इस पे बारिश पड़ेगी तो सारा पानी ऐसे बहेगा और पूरा का पूरा सॉइल को अपने साथ इरोड करके ले जाएगा, है ना भाई, क्लियर। मैम आपकी शादी हो गई क्या? शादी नहीं हुई मेरी, करा दो तुम, देख लो मेरे लिए रिश्ता विश्ता, मैं अपने पापा का नंबर भेज दूंगी तुम्हें, ठीक है कृष्णा। चलो क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। बताओ कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है इंडिया में। नागालैंड, असम, मध्य प्रदेश, केरला। जल्दी बताओ, देखती हूँ कौन सबसे पहले रिप्लाई करते हो। भाई हमें सबसे पहले रिप्लाई आया है पीयूष राजपूत, रचना जैन, साम, पीयूष की तरफ से सबसे पहले, योगेश का इससे भी पहले रिप्लाई है। चलो तो मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। तुम एक मैप दिखा देती हूँ भैया, ठीक है, ये मैप है, ये रहा तुम्हारा मध्य प्रदेश, देख लो कहाँ ग्रीनरी ज्यादा है। ग्रीनरी अरुणाचल में भी है, लेकिन ये एरिया ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। तुम एक बात बताऊं, पता है हमारा टारगेट कितना है कि हम 33% फॉरेस्ट कवर को अचीव कर लें, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हमारा जो इंडिया का टोटल है वो सिर्फ 21% फॉरेस्ट कवर है, ठीक है गाइज। तो हमें 33% का हमारा टारगेट है, और हम 25 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, 21 पर अटके हुए हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि क्या ही कहें। लेकिन मध्य प्रदेश बहुत ही अच्छा है, वहां पर 12 जो है नेशनल पार्क्स हैं और 6 टाइगर रिजर्व हैं, तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी में अच्छा है एमपी, ठीक है भाई। चलो आगे चल ले, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार सारे के सारे, रेडी स्टेडी गो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ सारे के सारे, और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखते हैं कौन सबसे पहले सबसे सही जवाब करता है। क्वेश्चन नंबर 28, द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मिजोरम। कौन सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की? दैट इज, अभी तक किसी का सही जवाब नहीं आ गया, नितिक भाई, दैट इज सी। ठीक है भाई, नितिक ने सबसे पहले सही जवाब दिया, दैट इज असम। ठीक है, तो असम जो है वो सबसे पुरानी, देखो अभी हमारा सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन कौन करता है, जल्दी बताओ कौन करता है अभी सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन हमारा कौन करता है? अभी हमारा सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है भाई महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन हमारा ऑयल प्रोडक्शन सबसे पहले किसने किया था, ओल्डेस्ट कौन सा है, वो है असम। तो दिग्बोई जो है वो जगह आप देख सकते हो, ये रही दिग्बोई। ये टोटल देखो इतने सारे मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रिफाइनरीज इंडिया में हैं, जिसमें से दिग्बोई का भी नाम है, असम जिसकी हम बात कर रहे थे सबसे ओल्डेस्ट है ये, ठीक है भाई। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सब कुछ क्लियर है, बढ़िया समझ में आ रहा है, मौज आ रही है। चलो आगे चल लेते। महाराष्ट्र भी सही जवाब, सही जवाब है भाई, इंजॉय विद ये वाई टी आपका। चलो आगे चल लेते, चल रहे भाई, चल रहे आगे को, चलो आगे को चलते। नेक्स्ट सवाल,
मेजर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट इन इंडिया, बॉम्बे, कैलकाटा, पारादीप, चेन्नई। जल्दी बता दो फटाफट। ठीक, आएंगे वंदना, थोड़ा सा वेट करो, आगे आएंगे एमसीक्यूज हिस्ट्री के। ठीक है, बॉम्बे, कैलकाटा, पारादीप, चेन्नई, जल्दी बताओ। सही जवाब है पारादीप, बिल्कुल सही जवाब है, दिया है सैम ने सबसे पहले, पारादीप। अब तुम्हें दो बात याद कराती हूँ, पता क्या? मोमा पीवी ठीक है, तुम्हें ये याद रखना है भाई, मोमा पीवी। ठीक, अगर तुम्हें ये याद रह गया तो इसका सवाल गलत नहीं करोगे। आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट का सवाल आना लाजमी है और आ भी सकता है, इसीलिए बताया तुम्हें मैंने, मोमा पीवी याद रखना भाई। मोमा मतलब मोरमगांव, मा मतलब मंगलोर, पी मतलब तुम्हारा बनता है पैरादीप, और वी मतलब विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये मोमा पीवी ये जो है ये तुम्हारा आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं तुम्हारे इंडिया के, ये करते हैं, और ऑप्शन में इनको आगे पीछे करके दे सकते हैं, तो इसीलिए याद रख लेना भैया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक नहीं है, चलो आगे चल लेते हैं ठीक है भाई, क्लियर? चलो सबको हाय 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 गाइज। ठीक भाई, मैं फिर से कह रही हूँ एक बारी कि वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना गाइज। ठीक है, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, और हमारी टीम आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, और साथ में हमारा चैनल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। हमारा जो एम है ना बच्चों, वो सिर्फ इतना ही है कि हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। ऐसे बच्चे जो कि मनी की वजह से एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, या फिर आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती क्योंकि आप बहुत महंगे महंगे ट्यूशन्स की वो महंगी महंगी फीस नहीं भर पाते हो, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को हायर अमाउंट में एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। तो प्लीज गाइज प्लीज सपोर्ट कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलो भाई, है ना, आगे चल लेते। आंसर तो इतनी भगदड़ में देते हैं ना एकदम। विच इज द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड? इंडिया इज राइट आंसर। ठीक है, देख लेते हैं इंडिया किसने सबसे पहले जवाब दिया है। सबसे पहले इसका जवाब दिया है हमें फहद मकांदर ने। ठीक है, अब देखो तुमसे जो मैं सवाल पूछती हूँ, मैं देखती हूँ उसका जवाब कौन सबसे पहले देता है। ये बताओ कि इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा ऑयल सीड प्रोड्यूस करती है? विच इज द लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? ये देखती हूँ कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। विच इज द लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा स्टेट कौन सी ऐसी है जो प्रोड्यूस करती है ऑयल सीड? स्टेट बताओ जल्दी। नहीं भाई, बिहार नहीं है, गलत। एमपी भी गलत, केरला भी गलत, यूपी भी गलत है। यहाँ पे तुम तुक्के मारे हो। नेहा ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, दैट इज गुजरात। गुजरात इज द स्टेट जो कि सबसे ज्यादा ऑयल सीड प्रोड्यूस करती है इंडिया में। ठीक है, ऑयल सीड में तुम्हारा वही आ जाता है, सोयाबीन्स और जितनी भी तुम्हारी ऑयल प्रोड्यूसिंग होती है, सनफ्लावर सीड्स। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चल ले भाई, तैयार सारे के सारे? यूपी नहीं है भैया, यूपी मैं भी हूँ, यूपी नहीं है यूपी सिर्फ पॉपुलेशन के मामले में आ गया है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन पैदा करेगा? यूपी चलो, यूपी कुछ टाइम बाद पाकिस्तान बना देगा। यूपी में इतनी पॉपुलेशन है कि और दो चार लोग मिल गए तो पूरा पाकिस्तान की पूरा देश बन जाएगा पाकिस्तान का। चलो आगे चल ले भाई। क्वेश्चन नंबर 31, द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर, मॉनसून, हाई ईल्ड क्रॉप्स ऑफ सीड, इंसेक्टिसाइड। जल्दी जल्दी से जवाब दे दो, देख लेते कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। ठीक है भाई, आंसर आया आकर्ष राज की तरफ से सबसे पहला, दैट इज सही है, जो कि मॉनसून। ठीक है, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो यूजुअली मॉनसून की वजह से इफेक्ट होती है, या फिर सॉइल की फर्टिलिटी की वजह से इफेक्ट होती है, या फिर अगर किसी भी तरह का ऐसा हो जाता है कि कोई कीट होते हैं ना, कीट कहूंगी, इंसेक्ट्स आ जाते हैं पूरा पूरा, जैसे भी लोकस्ट आ गया था जब थालियां बजवाई थी मोदी ने, याद है आप लोगों को? तो उस वक्त लोकस्ट को भगाने के लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए थालियां बजवाई थी, और कुछ लोग कह रहे थे कि कोरोना को भगा रहे हैं, बट इट वाज लाइक कि लोकस्ट को भगाने के लिए तालियां बजवाई थी ताकि साउंड प्रोडक्शन से वो भाग सके। ठीक है, तो उसी तरह का जो प्रॉब्लम होती है वो मॉनसून भी एक उससे एसोसिएटेड है। ठीक है,
चलो आगे चल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। What is the basic issue of feminist movement? Economic equality for women, civil right, demand for the social rights. ये तो आसान सा है, इसे तो जवाब दे ही दोगे, वेट कर रही हूँ। चलो भाई रिप्लाई कर दो जल्दी से। इसका कौन सबसे पहले रिप्लाई करेगा? आंसर। मैम यू आर फ्रॉम राजस्थान? नहीं, आई एम फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश, नॉट फ्रॉम राजस्थान। सही आंसर इसका भाई डी। सैम ने सबसे पहले जवाब दिया है, दैट इज डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसके सारे के सारे जवाब हैं ये कि वुमेन्स किस लिए प्रोटेस्ट करी थी? अपने इकोनॉमिक राइट्स के लिए, सिविल राइट्स के लिए, सोशल राइट्स के लिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चल ले, नए सवाल पे चलते हैं। सबका सही जवाब। चलो 33। कॉड्रेमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, आयरन और मिक्का, कॉपर। देख लेते हैं कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। वैसे भी एक हिंट देती हूँ, इंडिया इस पर्टिकुलर चीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो इसका आंसर है उसका, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है उसका। कॉड्रेमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, आयरन और मिक्का, कॉपर। जल्दी जल्दी बता दो, इतना टाइम मत लिया करो भाई। कृष्णा तिवारी ने सबसे पहले रिप्लाई दिया है, दैट इज सी, मिक्का। ठीक है, मिक्का तुम्हें पता है हम सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिक्का का, और मिक्का को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए भी यूज किया जाता है और पेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है। याद रखना, दो यूसेस मिक्का के जरूर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट सवाल, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देख लेते हैं कि कौन सबसे पहले इसका सबसे सही जवाब देता है। ठीक है, और जवाब सही देना, आफत मत करा करो यार, आराम से जवाब दो, बट सोच समझ के और अच्छे से दो। ठीक है, चलो कोलगेट में भी यूज होता है मिक्का, बिल्कुल सही बात है। स्टोरी स्पीकर, या चलो आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following is the finest quality of iron ore with the magnetic qualities? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सीडराइट या फिर लिमोनाइट? बताओ जल्दी से, कौन सा है जिसकी सबसे फाइन क्वालिटी होती है रिगार्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में इनमें से कौन सा सबसे अच्छा क्वालिटी का आयरन ओर है? भाई जवाब तो आ गए, क्या बात है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सबसे पहले सही जवाब दिया है ए। इसका जवाब तो सबने सही दिया है, सबको बोलूंगी मैं, क्लैपिंग फॉर एवरीवन गाइस, अपने खुद के लिए क्लैपिंग कर लो। मैग्नेटाइट ही यूजुअली सबने रिप्लाई दिया है, इसका ए सबको पता है, मतलब यस। तो ये सबसे फाइन क्वालिटी का होता है भाई। देख लो, हीमोटाइट और मैग्नेटाइट में क्या डिफरेंस है? ये ज्यादा डार्क कलर का होता है, मतलब ब्लैक स्ट्रीक होती है इसमें, रेडिश ब्राउन स्ट्रीक होती है इसकी। ठीक है, और ये जो होता है इसमें थोड़ी ज्यादा मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं, इसमें थोड़ी सी कम मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं, लेकिन दोनों ही फाइन टाइप के आयरन ओर होते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल ले, रेडी? चलो अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ, ये वाला छोड़ देते हैं अब। यहाँ तक क्लियर है सबको भाई? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही हो भाई किसी को भी? पेशेंस नहीं रहा भाई बालकों में बिल्कुल भी। मैंने एक बात देखी कि भाई जो पेशेंस है ना वो खत्म होता जा रहा है। मतलब ऐसा है कि जो रील देखते रहते हैं ना, रील देख के 2 मिनट की रील भी नहीं बर्दाश्त होती, एकदम स्क्रॉल करने की आदत रहती है। उसी तरीके से अगर लेक्चर चल रहा है तो 50 सवाल भी नहीं कर पाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। बस क्वेश्चन दे दो, जवाब दे देंगे, ये गलत हो सही हो, पेपर में सही हो गलत हो, एक्सप्लेनेशन सही हो गलत हो, फर्क नहीं पड़ता, आफत रहती है मैम जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। पेशेंस बिल्कुल हमारी जनरेशन से खत्म हो गया एकदम, है ना। क्योंकि पेशेंस रख लेंगे कुछ तो कुछ सीख लेंगे भाई। देखो, जो पेशेंस रखेगा, जो पूरी वीडियो देखेगा, उसी को सीखने भी मिलेगा, उसके ही कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, है ना। जिसको आफत रहेगी वो आफत में ही जिंदगी बिता देगा अपनी। ठीक है, चलो व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशियो? चलो नेक्स्ट सवाल। सेक्स रेशियो तुम्हारा होता है, इट इज, इसका सवाल का जवाब दो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ तब तक। कि तुम्हारा सेक्स रेशियो होता है कि इट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, कितनी फीमेल्स आपके पर 1000 मेल्स में होती हैं, और अभी 914 आपका सेक्स रेशियो चल रहा है फिलहाल। द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया इज 1 NH1 NH2 NH7 NH8। देखती हूँ किसने सही जवाब दिया है। सिद्धार्थ, तुक्के नहीं मारने हैं यहाँ पे।
हर्षल ने सबसे सही जवाब दिया है, दैट इज सी, नेशनल हाईवे NH7। भाई देखो ये जो NH7 है इसका नाम बदल कर दिया गया है NH44, और ये जो NH44 है, नेशनल हाईवे 44, ये श्रीनगर से यहां से आता है और ये पूरा इंडिया को काटता हुआ जाता है सबसे एंड पॉइंट तक, जो कि है कन्याकुमारी। ठीक है, याद रख लेना सारे के सारे, श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है NH44, इसका नाम बदल दिया गया है जो कि है NH7। ठीक है, मुस्कान जी पूरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, यही कह रही हूँ कि NH44 नाम बदल दिया गया NH7 का। चलो चलो आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार सारे के सारे? चलो भाई आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद HVJ पाइपलाइन? बहुत क्वेश्चन आते हैं HVJ पाइपलाइन के। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। हेल्प के लिए इसको यूज कर सकते हो, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने लगाई है ये इमेज। ज्यादातर लोग इससे सही जवाब देने चाहिए मेरे को, वेट कर लेती हूँ तो मैं आप लोगों के रिप्लाईज का। हर्षल ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, दैट इज बी, महाराष्ट्र। ठीक है भाई, HVJ स्टैंड्स फॉर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। हजीरा तुम्हारी आती गुजरात में, विजयपुर आती MP में, जगदीशपुर आती है तुम्हारी UP में। तो ये कनेक्ट करता है गुजरात, MP, UP को, और नीचे महाराष्ट्र में इसकी थोड़ी बहुत लाइंस जाती हैं, लेकिन ये इसको मेनली कनेक्ट नहीं करता है। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? चलो भाई, सबको क्लियर है, ज्यादातर सबके सही जवाब आए हैं, है ना भाई? दोस्तों क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, देख लो, तुम्हें पता है क्या है, तुम पेपर में भूल जाते हैं HVJ पाइपलाइन, लेकिन अब तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे, अगर HVJ पाइपलाइन का क्वेश्चन आता है ना, शॉर्ट में भी आता है, तो तुम ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लिख देना, कौन कौन सी स्टेट से जाती है ये लिख देना। ठीक, तो तुम्हें क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। चलो आगे चल ले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। Which treaty recognized Greece as an independent nation? Treaty of Versailles, Treaty of Vienna, Treaty of Constantinople और Treaty of Lausanne? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी बता दो गाइस। आंसर या बिग L 2022, इन्होंने सबसे पहले जवाब। देख तो नाम ऐसे ऐसे धर लेते हैं, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, दिस इज राइट। अब क्यों हुई थी ये ट्रीटी, दिखा देती हूँ एक बारी। ये ग्रीस है, यहीं पे टर्की है। टर्की पहले क्या था, ओटोमन एम्पायर था। हाँ, तो जब इनकी वॉर हुई तो ट्रीटी, ग्रीस ने इंडिपेंडेंस मांगी, इंडिपेंडेंस मांगी तो इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे कहा गया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये जो ट्रीटी थी ये ग्रीस को आजाद करने के लिए साइन कराई थी ओटोमन एम्पायर ने। उस वक्त टर्की अकेला नहीं होता था, पूरा ओटोमन एम्पायर की फॉर्म में होता था। और ओटोमन एम्पायर क्या होता है विद एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जा करके देख लेना। एक एक चीज इतने अच्छे से एक्सप्लेन करी है तुम्हें मैंने, फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, सैम्पल पेपर भी ऑलरेडी कराया है, उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते गाइस। इन इंडिया द नेशनल कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, नहीं पकाऊंगी। ठीक है, ये बता दो सही जवाब। 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर, 24 जनवरी, 24 मार्च। जल्दी बताओ। आकर्ष राज ने सबसे सही सबसे पहले जवाब दिया है, दैट इज बी, 24 दिसंबर। ठीक है, ये इसका जवाब है। ठीक, याद रहेगा, पेपर में याद रखना, नेशनल कंज्यूमर डे जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसी तरह से डे भी आपके पेपर में आ जाते हैं। देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, तो इस बार ही पेपर आपका वैसे भी अच्छा सेट होने वाला है ना। ऑलरेडी मैंने तुम्हें सैम्पल पेपर्स कराए हैं,
पता है मैंने सारे सैम्पल पेपर्स तुम्हें इस हिसाब से कराया, अभी भी आगे भी कराऊंगी, नेक्स्ट वीक में भी और इस वीक में भी कोशिश करूंगी इंक्लूड करने की। तो उनको करने के बाद तुम्हारे बहुत सारे से पॉइंट्स हैं जो क्लियर हो जाते हैं, जो तुम्हें दोबारा से जाके बुक में से पढ़ने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें याद हो जाएंगे वो कॉन्सेप्ट, फिर पेपर में तुम इजीली लिख के आ सकते हो। ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2002, 2003, 2004, 2005। जल्दी से बता दो, ठीक है, वीडियो भी लंबा नहीं हो, चलो जल्दी से बताओ इसका जवाब मेरे को। रूरल एम्प्लॉयमेंट ये वही है मनरेगा, कुछ लोगों को मनरेगा के बारे में जानना था, एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तब तक तुम इसका जवाब दो। ठीक है भाई, महात्मा गांधी नरेगा जो है एक्ट, ये किस लिए लाया गया था? इसके अकॉर्डिंग रूरल में, गांव में जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी 100 डेज के लिए, साल में 100 डेज गाइज। ठीक है, और अभी भी इस साल भी हमारा जो बजट आया है उसके हिसाब से 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं मनरेगा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, गांव वालों से लोकल काम कराए जाते हैं दिन, साल में 100 दिन, और उनको उस दिन की दिहाड़ी दी जाती है इस एक्ट के हिसाब से, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, तो उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, चलो 2005 इसका जवाब है, और देख लेते हैं सबसे पहले किसने जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया है इसका, तो हम किसी भी विनर को अनाउंस नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलेगा इस है भाई, बाल को चल ले आगे, चलो आगे चलते हैं। सबका सही जवाब है A to Z, जितने भी बच्चे यहाँ पर है भाई वेल डन। अपने लिए पहले तालियां कर लो, क्योंकि आप लोग तैयारी अपने पेपर की बहुत अच्छे से कर रहे हो, जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पेपर आ गए हैं, पेपर ज़्यादा दूर नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के बहुत अच्छा एग्जाम पेपर जाए। जैसा एग्जाम पेपर जाए मेरे को आके कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कमेंट्स बहुत पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ कि आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं। ठीक है भाई, चलो Which sector has shown the highest growth rate in India? Primary, secondary, tertiary और private? जल्दी से बताओ। देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। टी क्यों कह रहे हो? Which sector has shown the highest rate of growth in India? That is primary, secondary और tertiary. Yes, और सबसे पहले हमें सही जवाब दिया है बिग L22 मिस्टर ऋतिक यादव ने। ठीक है, तो दैट इज टर्चरी। ठीक है, तो टर्चरी ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इसीलिए डिमांड जो है सर्विसेज की वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो डॉक्टर, इंजीनियर्स और इन सब चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड, इसीलिए डिमांड्स के हिसाब से ग्रोथ भी सबसे ज्यादा हुई टर्चरी सेक्टर में। ठीक भाई, चलो भाई क्लियर। इसमें तो एक्सप्लेनेशन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, यही बता देती हूँ कि प्राइमरी सेक्टर ये, सेकेंडरी सेक्टर ये, टर्चरी सेक्टर ये, देख के समझ में आता है। खेतों में काम किया, नेचुरली चीज़ों का यूज़ किया तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, इससे जो रॉ मटेरियल आया उसको फैक्ट्री में ले गए, फैक्ट्री में प्रोसेसिंग की तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। फैक्ट्री से सेकेंडरी सेक्टर में मान लो यहाँ पर चिप्स बनाए, आलू खेत से लाए, प्राइमरी सेक्टर, फैक्ट्री में लाके चिप्स बनाए, सेकेंडरी सेक्टर उन चिप्स को बेचने गए, तो बेचने वाला जो गया वो सर्विस दे के आया, वो हो गया हमारा टर्चरी सेक्टर। ठीक है भाई, क्लियर है? अब देखो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे चल लेते, हमारे सिर्फ 10 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक, सिटी लंडन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर बार्किंग क्रीक, कॉपर मिल स्ट्रीम, फोली ब्रूक, थेम्स। बताओ जल्दी से, कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है लंदन? या 41 का डी, कुशल ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, दैट इज थेम्स। भाई ये जो है ना बार्किंग क्रीक, कॉपर मिल स्ट्रीम, फोली ब्रूक, ये भी ब्रिटेन के अंदर ही है, मतलब यूके के अंदर ही है, लेकिन जो लंदन जो शहर है वो थेम्स रिवर के किनारे बसा हुआ है, थेम्स रिवर के ऊपर बसा हुआ है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर दे। नेक्स्ट सवाल 42, द फर्स्ट ओरिया नोवेल सोधामिनी वॉज रिटन बाय फकीर मोहन सेनापति, गोवर्धन और रामशंकर राय और शंभुजी गणेश। बताओ किसने लिखा शोधामणि को? शोधामिनी जो बुक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये जो बुक है ना भाई शोधामिनी, ये
गर्ल्स को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये एनलाइटनमेंट ऑफ गर्ल्स को शो करती है कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, फीमेल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उनके क्या राइट्स हैं, उनको क्या फीलिंग्स हैं, ये सब ये एक्सप्रेस करती है बुक। सबसे पहले किसने जवाब दिया है इसका सही? भाई सब गलत क्यों जवाब दे रहे हैं इसका? अभिनव कश्यप ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका सबसे पहले, दैट इज रामशंकर राय। तो श्रद्धामणि जो आपकी बुक है उसको लिखा है सबसे पहले रामशंकर राय ने लिखा है। ठीक है, तो ये तो याद करने का सवाल है, याद कर लो, भूलना मत, पेपर में फोटो याद कर लो। ऐसी है श्रद्धामणि की किताब, जब किताब की फोटो याद रहेगी तो किताब भी याद रहेगा। भैया तुम्हारी जो किताब है एसएसटी की हुई, मैथ की हुई, आरएस अग्रवाल हुई, एनसीईआरटी हुई, अंदर से याद हो या नहीं हो, पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, कवर तो याद ही है सबका मैम, है ना, तो कवर तो याद रहता ही है दोस्तों। चलो आगे चल लेते हैं। 43 व्हाट वाज द G77? अब ये बताओ कौन सही जवाब देगा इसका? ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्री, ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ग्रुप ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री, ग्रुप ऑफ ओवर डेवलप्ड कंट्री। मैं तो साइड में जाती हूँ, आपको ऑप्शंस ठीक से दिखने चाहिए। चलो बताओ। 5-7 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। बता दो किसने सबसे पहले सही जवाब दिया है, देख लेती हूँ मैं। पार्थ कुमार ने सही जवाब दिया है इसका, ऋषि श्रीवास्तव, KSPB आर्ट्स, वेदांश सरास्वत। चलो इसका आंसर है ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री। भाई G77 को क्यों बनाया गया था ये देखो, तुम खुद देख सकते हो कि देखो इसमें अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है, रशिया भी G77 में नहीं है, सारी ये वाली कंट्रीज हैं G77 में जो कि डेवलपिंग हैं, अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं। तो ये इनका प्रोसीजर चल रहा है और इन्होंने G77 ग्रुप को बनाया ताकि एक दूसरे की हेल्प कर ले, किसमें, डेवलप होने में। ये ऐसे नेशंस हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं काम आने पर, इसीलिए इनको G77 ग्रुप में रखा है इन्होंने अपने आप को। ठीक है भाई, चलो आगे चल लें। नेक्स्ट सवाल, स्मॉल पॉक्स वॉज फर्स्ट ब्रोट टू अमेरिका बाय पोर्तुगीज कॉन्करर्स, स्पेनिश कॉन्करर्स, डच कॉन्करर्स और फ्रेंच कॉन्करर्स। जल्दी से बता दो कौन देगा इसका सही जवाब। सबसे पहले किसके थ्रू स्मॉल पॉक्स आई थी? ये क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतनी मगजमारी कर रही हूं मैं आप लोगों के साथ में। ठीक, आंसर इज डी, कुशाल इज राइट। आंसर इज डी। भाई कैसे नहीं पता आप लोगों को? वेदांश इज राइट, फ्रेंच कॉन्करर्स, दिस इज द राइट आंसर गाइज। क्या हो गया है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्या? थोड़ा सा गलत जवाब कैसे दे रहे हो आप लोग? सही जवाब दो गाइज। देखो स्मॉल पॉक्स जो है ना वो फ्रेंच कॉन्करर्स के थ्रू आई थी इंडिया में, सॉरी अमेरिका में। कैसे आई थी इसको, जैसे अभी तुम्हें पता है, ऐसा माना जाता है, वैसे तो इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं कर पाया कोई, लेकिन ये है कि चाइना शायद बायोलॉजिकल वेपन की तरह ही कोविड को बना रहा था, राइट? तो बायोलॉजिकल वेपन अभी से नहीं यूज हो रहे, पहले वर्ल्ड वॉर में भी बायोलॉजिकल वेपन्स यूज हुए हैं। तो वो बायोलॉजिकल वेपन था एक स्मॉल पॉक्स, जो बीमारी की तरह स्पेन ने सबसे पहले यूज किया था, और स्पेन ने पूरे यूरोप में स्मॉल पॉक्स फैला दी थी, जिसमें हजारों लोग मर गए थे, हजारों की तादाद में। और उसके बाद फ्रेंच जो थे, फ्रेंच कॉन्करर्स, वो इसको ले गए अमेरिका, और अमेरिका में इन्होंने स्मॉल पॉक्स को फैला दिया। ठीक था भाई, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा, होप सो। ठीक है, ये क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, इनसे रिलेटेड कुछ भी आएगा गलत तो नहीं करोगे ना, सही करके आओगे, होप सो। मैं उम्मीद कर रही हूँ तुम लोगों से कि तुम पेपर में इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो कुछ भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलो भाई कौन कितना पानी में है देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन और रह रहे हैं। 45th क्वेश्चन, पास्ता वॉज टेकन बाय अरब ट्रेडर्स टू जर्मनी, चाइना, स्पेन, सिसिली। ये तो आसान सा सवाल है, का जवाब तो दे दोगे। और इसका इस बार प्रैक्टिस पेपर में भी आया है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अरब ट्रेडर्स और सिसिली वाला सवाल प्रैक्टिस पेपर मैंने कराया, जाके देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने इसको। और ये पेपर में करके जाना इस बारी, ये वाला जो पॉइंट है अरब ट्रेडर्स जो लेकर के गए थे। भाई सिसिली इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। और सबसे पहले जो हमें जवाब दिया है वो दिया है ऋषि श्रीवास्तव ने। ठीक है, तो इसका आंसर है सिसिली। तो अरब ट्रेडर्स सिल्क रूट्स के थ्रू
चाइना से पास्ता को ले गए थे। सिल्क रूट्स क्या थे कि पहाड़ों पर कच्चे रास्ते बनाए जाते थे, उनके थ्रू क्या था, अरब ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो पास्ता एक ऐसी चीज थी जो उन्हें लगा कि भाई आसानी से हम खा सकते हैं रास्ते में, भूख लगी तो, है ना। उन्हें कुछ गिलगिला नहीं लेना, रोटी सब्जी ले आते तो दिक्कत थी, तो चाइना गए, वहां से सूखा पास्ता ले आते थे, वो बना के उसको रास्ते में खाते रहते थे। ऐसे करते करते वो इटली पहुंचा और इटली में वो पास्ता स्पैगेटी की फॉर्म में बाहर आया। और इसी को अभी भी जाना जाता है और कहा जाता है कि मार्को पोलो ने, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, जाकर के प्रैक्टिस पेपर देख लेना भाई, ठीक है। इतना इनफ है अभी एमसीक्यूज के हिसाब से। पर समझ में आया कि चाइना से गया था और सिसिली आइलैंड पे कौन लेके गया था, अरब ट्रेडर्स लेके गए। चलो नेक्स्ट सवाल कर ले भाई। देखो जो सवाल पूछा जा रहे हो, जो सवाल आप लोग पूछ रहे हो, वो हमारे कॉन्सेप्ट से ही होना चाहिए। अगर आपका कोई डाउट है, आप पूछ रहे हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नॉर्मल कमेंट सेक्शन में, तो मैं वहां पे आपकी डाउट्स क्लियर करूंगी। अब क्या होता है ना कि जैसे सेशन चल रहा है, इस सेशन से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है। अब आप कहीं बीच से मिड ऑफ द एनीथिंग आप पूछ ले रहे हो, तो जो और लोग हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, उसमें उस चीज को, उनको लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, राइट। अगर आप समझ रहे हो कोई चीज और आपको कोई अचानक से कुछ भी बीच में से मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊं, तो डिस्टर्बेंस होगा ना, तो वो नहीं होना चाहिए। स्पैगेटी टू नूडल्स नहीं है, नूडल्स टू स्पैगेटी है आदित्य रावत, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चल लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46, वेयर वॉज द एलिगन मिल सेटअप? कानपुर, अहमदाबाद, बनारस और मिर्जापुर। बता दो जल्दी से, एलिगन मिल कहाँ पर सेटअप हुआ। 5 क्वेश्चन रहते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम, ठीक है। ये तो आसान सा सवाल है, इसमें तो मैं क्या ही एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो एलिगन मिल सबसे पहले कहाँ सेटअप हुआ? ये सबसे पहला मिल था, कॉटन मिल, जिसको सेटअप किया गया था। सबसे पहले हमें सही जवाब जो दिया है वो दिया है नीता शेखरी ने, ठीक है। दैट इज ए, कानपुर। तो सबसे पहले जो हमारा सेटअप हुआ था एल्गिन मिल, वो कहाँ सेटअप हुआ था? कानपुर में। अगले सवाल पे चलें, 4 क्वेश्चन रह गए बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यार्न गाइस? कॉटन, वूल, ब्रेड या थ्रेड? बताओ जल्दी, इसका जवाब देखती हूँ मैं कौन सही देता है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ता है, जो सिर्फ रटता नहीं है। जल्दी बता दो क्या है इसका जवाब। जवाब तो भाई बहुतों ने सही दिया। ऋषि श्रीवास्तव, शाश्वत प्रजापति, JBMR। मैं इंटरेस्टेड हूँ इसके देखने में कि किसने सही दिया है। अनुष्का, ठीक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोग कितना अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हो। देखो भाई, होता क्या है कि कॉटन और वूल हो गए नॉर्मल फाइबर, सॉरी, लेकिन ये जो नॉर्मल फाइबर हैं, इनको आपस में ट्विंगल करके जो थ्रेड बनाया जाता है उसको हम यार्न कहते हैं। मतलब ये जो ऊन है ना, ये इस तरीके की जिसका हम स्वेटर बुनते हैं, उसको हम यार्न कहते हैं। फिर इससे हम बुनते हैं, जैसे कि मान लो स्वेटर बुन लिया तो वो कपड़ा बन जाता है, ठीक है। तो फाइबर टू यार्न एंड यार्न टू क्लोथ, ठीक है गाइज। भूलना मत यार्न क्या होता है, ठीक। इससे आती है ना वूल, चीप से। मैंने जान पूछ के फोटो लगाई थी ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, वही हुआ। वूल वूल रिप्लाई कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। चलो अब सबने सही जवाब दिया है। पता है मुझे अच्छा लगता है जब मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, तुम लोग समझते हो, फिर उसका सही रिप्लाई करते हो, तो अच्छा लगता है कि चलो मैं समझा रही हूँ, तुम लोगों तक समझ में आ रहा है, ताकि तुम आगे वो तकलीफ ना। अभी गलती करना कोई गलत चीज़ नहीं होती, लेकिन गलती सुधारने के बाद, सुनने के बाद फिर भी गलत करना गलत चीज़ होती है ना। चलो नेक्स्ट सवाल पूछो, क्वेश्चन नंबर 48। BMI, body mass index, is a method of finding out which of the following: infant mortality, health status, longevity और economic। जल्दी बताओ क्या है। BMI is a method of finding out which one of the following: body mass index। चलो तब तक मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स इज वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। आपका वेट, मान लो मेरा जो वेट है ना, मान क्या लो मेरा वेट है, तुम लोग यकीन नहीं करोगे पर मेरा वेट है 60, ठीक है, और मेरी हाइट है 5.4, इसका स्क्वायर हम कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये जो है ये हमारा हो जाता है बॉडी मास इंडेक्स निकल के आएगा, इसका जो भी आंसर आपका होगा दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। तो वो क्या डिनोट करता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी, हेल्थ स्टेटस, लॉन्गिविटी, इकोनॉमी। बता दो, ये तो कर सकते हो यस। अब आया ना सही जवाब, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी। सवाल तुम लोग गलत नहीं करोगे अगर तुम सवाल को समझ पाओगे पेपर में, ठीक है। हेल्थ स्टेटस बिल्कुल सही जवाब है। देख लेती हूँ सबसे पहले किसका सबसे सही जवाब आया है। अनुष्का चौरसिया, अनुज, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, मैं सबका तो नाम नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। चलो, ये इसका सबसे सही जवाब है। 2 सवाल और रह गए, जल्दी जल्दी अपने 2 भी सवाल कर लेते हैं ना। चलो भाई आगे चल ले। 49, खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ बॉम्बे, कोलकाता, लखनऊ, अमृतसर। बता दो जल्दी इसका सवाल। वैसे भी इससे पहले वाली वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, तुम देख लेना। पूरा खिलाफत मूवमेंट तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया है, क्यों खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया गया था, क्या रीजन था, खलीफा क्या था, कैलिफेट क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से क्या लेना देना है, ऑटोमन एम्पायर से इस खिलाफत कमेटी का और खिलाफत मूवमेंट का क्या लेना देना है, सब समझाया था, ठीक है। तो देख लेना। ए इसका आंसर है, और इसका आंसर सबसे पहले जो सही दिया है वो दिया है JBMR ने, ठीक है भाई। जवाब तो बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है, लेकिन ए और बी में कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा। कलकत्ता भी जवाब आ रहा है, गलत नहीं आना चाहिए भाई, जवाब सही देना आप लोगों को, ठीक है। पेपर में गलत मत करना, कोई बात नहीं। खिलाफत कमेटी कहाँ फॉर्म हुई थी? बॉम्बे में फॉर्म हुई थी, ठीक है। आखिरी सवाल पूछ लूँ अब आपसे, चले आखिरी सवाल पर चल लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं अब हम। 1 2 3 गो। तैयार हो सारे? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है लास्ट क्वेश्चन में। द डेवलपमेंट गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली इज टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स, टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, टू गेट बेटर वेजेस। तो एक ऐसी लड़की जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, इन जैसी रिच फैमिली हैं, तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? इन ऑप्शंस को देखिए और जवाब दीजिए। सबका सही जवाब है भाई। वेदांश, नेहा, तनुज, अनुष्का, ऋतिक, ऋतिक, आरुषि, तो सिना जाओ। चलो, है ना। तो हमें सबका सही जवाब आया, टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स, ठीक है। तो फ्रीडम तो भाई चाहे छोटी फैमिली हो चाहे बड़ी फैमिली हो, there is a difference between male and female. It has always been there a difference. So आगे भी वो रहेगा, ठीक है, और वो चलता आ रहा है। लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो अब आ रही है, उसमें चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। बॉयज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट गर्ल्स फील लाइक, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों में चेंज आ रहा है, होप सो कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाए, है ना। चलो, यहाँ तक सब लोग हमारे साथ रहे, तो भाई वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए, और प्लीज़ चैनल को जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, मेरे को कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। आगे अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारी पूरी टीम उन चीज़ों का ध्यान रखती है। आपको टाइम टू टाइम हम प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल कराते हैं, आगे भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, और हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ सारे ही सब्जेक्ट के आपके पास टॉप 100 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और सैम्पल पेपर्स भी हम आपको करा रहे हैं। तो पेपर में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ के आनी है, पेपर फोड़ना है, और भाई फोड़ देने हैं, और फोड़ देंगे, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे हमारे साथ में हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आगे भी ऐसे ही बने रहिएगा। तो टाटा बाय बाय, सी यू। अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है। फिर कब मिलोगे? तो जब तुम कहोगे। चलो बाय बाय, सी यू, टाटा।